Hi guys, my name is Pon sir. Today, without any discussing, directly let's discuss what is the commerce. I am going to teach the commerce classes. चलिए, जैसा कि आज हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आए हैं, देखिए पार्टनरशिप सारा हो गया, शेयर का सारा थ्योरिकल पोर्शन जितने भी थे वो सब हो गया। आज लेके हम आए हैं 7 चैप्टर। कौन चैप्टर? 7 चैप्टर, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी विद एडजस्टमेंट। ठीक है, याद रखिए, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पुटअप किए जाते हैं और मेनी स्टूडेंट्स इसको छोड़ के भी चले जाते हैं बिकॉज उनको पता नहीं होता। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पढ़े तो होते हैं, चाहे तो वो 11th में हो चाहे तो 12th के, फिर भी वो क्या होती हैं, भूल गई होती हैं। इसलिए हम थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं बता दूं कि आपका जो आज का जो थ्योरिकल है वो आपका नेक्स्ट मतलब जो लेसन है वो 7th है, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी विथ एडजस्टमेंट। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज बेटा आप समझिएगा कि ये जो मैं पहले ही बता रखा है और आप भी आज भी मैं बता दे रहा हूँ कि सीबीएसई और आईसीएसई और यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, सबके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थ्योरिकल इसका तो हम पहले ही बताया है कि क्वेश्चन तो आना ही आना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ जाए, चाहे अलग से आपका बैलेंस शीट बनाने के लिए दे दिया जाए, लेकिन आना ही आना है क्वेश्चन। तो इसलिए इसका जो थ्योरिकल पोर्शन है इसमें समझ में नहीं आता है बच्चों को क्या क्या पूछा जा सकता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन से डिफरेंस बहुत पूछे जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले बेटा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय क्या है सिक्योर्ड लोन्स। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बताया है, अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ सिक्योर्ड लोन क्या होता है। जैसे मैंने शेयर एंड डिवेंचर में मैंने इसको मैंने लिखाया है कि जो सिक्योर्ड लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, तो चीज़ें वही होती हैं। मैंने बता दिया कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सुरक्षित ऋण पत्र। आप सपोज करिए कि आप अगर हमको पैसा दे रहे हैं तो आप कैसे मानेंगे कि हाँ हम इनका पैसा जो हम इनको दे रहे हैं मेरा पूरी तरह से सिक्योर है। जब आप जितना पैसा दे रहे हैं उतना आप मुझसे कोई एसेट्स रखवा लीजिए अपने पास। अगर मैं उस पैसे को एक डिटर्मिनेट टाइम पर, एक ड्यू टू टाइम पर अगर नहीं पेड कर पा रहा हूं, तो आप हमारी रखी हुई एसेट्स को बेचकर अपना जो अमाउंट है वो आप क्या कर लेंगे, फिलअप कर लेंगे। हाँ, तो आप क्या होता है, ऐसे कंडीशन में सुरक्षित होती है। ठीक ऐसे ही होता है बेटा, जब कोई भी कंपनी किसी को भी पैसा देती है तो कंपनी उसकी क्या कुछ न कुछ एसेट्स उस लोन के इक्वल क्या करती है, अपने पास रखवा लेती है। तो जब रखवा लेती है तो उसे ही क्या बोलते हैं बेटा, सिक्योर्ड लोन। मतलब उनका दिया हुआ जो लोन है पूरी तरह से सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। कि अगर वह पर्सन नहीं दे पाता है तो रखे हुए एसेट्स को कंपनी सेल करके दिए गए अपने ऋण को क्या कर लेगी, फुलफिल कर लेगी। इट्स दैट क्लियर? What do you mean by unsecured लोन? इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट उसी का एकदम अपोजिट होता है। अगर लोन दे रही है, लोन देते समय कोई भी एसेट्स नहीं रख रही है तो वो क्या होता है, असुरक्षित होता है। कल के दिन कह दे कि नहीं, या कहाँ दिए हैं, क्या सबूत है, कुछ नहीं दिए हैं, तो ऐसे में क्या होता है, उसके जो चीजें होती हैं वो डूब जाती हैं। तो इसे अनसिक्योर्ड बोला जाता है, कि सुरक्षित नहीं होता। नेक्स्ट की जो बात करते हैं बेटा कि व्हाट इज द करेंट लायबिलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दो नंबर में पहले ही बताया हूं कि दीज और ऑल क्वेश्चन कैन बी पुट अप ओनली 2 नंबर, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में पुट अप किया जा सकता है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में पुट अप किए जा सकते हैं, मींस वेरी शॉर्ट में, शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये सब वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो 2 नंबर होते हैं वेरी शॉर्ट होता है, जो 5 नंबर होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ओके, लेकिन जो क्वेश्चन आपके, मैं फिर से बता दूं, जो क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन यानी 10 नंबर में आते हैं वो लॉन्ग होता है। ठीक है, 3 ही होते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो ये सब वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पुटअप होंगे। यहां पे देखिए, व्हाट इज द, फिर से समझिए, व्हाट इज द कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कहने का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी में तुम समझ रहे हो, ऐसा लायबिलिटी जो मुझे क्या होता है, कंटिन्यू चुकाना पड़ता है। कंटिन्यू लायबिलिटी का मतलब ही होता है दैट्स मनी हु यू विल हैव टू पेड, जो आपको पेड करना पड़ता है उसे करंट बोलते हैं। और कॉन्टीजेंट माने होता है, देखो इंग्लिश में, हिंदी में क्या इसको लिखे हैं, आकस्मिक। आकस्मिक माने होता है जो प्रेजेंट में नहीं है, आप उसके बारे में पूरी तरह से अननोन है, लेकिन अचानक वो चीजें आप पर आ जाएं,
उसे क्या बोला जाता है? कॉन्टीजेंटी। लायबिलिटी माने क्या होता है? जब आपको किसी को कुछ चुकाना पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऐसी दायित्व, ऐसी लायबिलिटी जो हमको पता तो नहीं है लेकिन बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय अचानक वो मेरे पास आ जाए, नहीं कुछ पैसा कुछ चीजें आपको किसी भी व्यक्ति को पेड करना है या कुछ भी चीजें हो जाए तो ऐसी ही चीजें को हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिक्स्ड एसेट्स को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हम कहीं ऐसी संपत्ति होती है फिक्स एसेट, दो टाइप एट्स, जहां हम एक बार लगाएं और वहां से हमको कई वर्ष तक प्रॉफिट मिलता रहे, उसे हम फिक्स्ड एसेट बता रहे हैं, फिक्स्ड एसेट उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटेंजिबल एसेट्स? वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब गोल्डन रूल सॉल्व कर रहे होते हैं, जब गोल्डन रूल आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो अकाउंट होता है, रियल अकाउंट इज टू टाइप, दैट्स टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो मतलब अदृश्य संपत्तियां, हिंदी में क्या बोलते हैं? अदृश्य संपत्तियां। मतलब ऐसे संपत्तियां जो बैलेंस शीट में शो की जाती हैं एसेट साइड में, लेकिन वो इनटेंजिबल होती हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसका हम रिपेयर नहीं करा सकते। या ऐसे कहें कि intangible assets is that type assets which can't be touched and can't be appear and we never repair, हम कभी भी उसका रिपेयर नहीं करा सकते। ऐसे संपत्तियों को क्या बोलते हैं? अदृश्य संपत्तियां कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द सीक्रेट रिजर्व? गुप्त संचय किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त संचय का मतलब जानते ही हो कि ऐसा रिजर्व तो करेंगे लेकिन ऐसा करेंगे जो किसी को पता नहीं हो। बस समझ जाइए, समझ में आ रही? ऐसे समझिए कि गुप्त संचय से ऐसा संपत्ति, ऐसे संचय से होता है जो चिट्ठी में शो तो होता है, बात समझ में आ रही? सॉरी, जो चिट्ठी में शो ही नहीं होता, वो केवल बहुत मेन लोगों को ही पता होता है, उसी को ही सीक्रेट रिजर्व कहते हैं। एंड हाउ टू क्रिएटिंग इट्स, और इस कैसे बनता है, यह क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। सीक्रेट रिजर्व कैन बी ऑक्स्ड इन 2 नंबर, आई मीन्स इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, और जब दोनों मिला के दे देगा तो ये आपका 5 नंबर यानी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। आगे देखिए, एक्सप्लेन अबाउट द डिविडेंड। डिविडेंड मैंने बेटा होता है लाभांश। क्या होता है? लाभांश। जब कंपनी को बहुत लाभ हो जाता है तो लाभ का एक हिस्सा वो क्या करती है? सब अपने एम्प्लॉय, अपने शेयर होल्डरों में बांट देती है, उसे हम बोलते हैं लाभांश। आगे देखिए, लाभांश इक्वलाइजेशन फंड, मतलब लाभांश समानीकरण कोष। लगातार जो लाभ होता है कंपनी को, तो जो एक निश्चित दर से हर वर्कर को देती है, तो कंपनी यह सोचती है कि हम हर साल लगातार अपने वर्करों को देते जाएं, इससे ये प्रॉफिट होगा ताकि हमारे जो वर्कर होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, वो अच्छे ढंग से हमारे कंपनी में लॉयल्टी का क्या करेंगे? वर्क करते रहेंगे, जिससे हमारे कंपनी को अधिक प्रॉफिट हो जाए। तो वो बरकरार कंटिन्यू रखने के लिए ये फंड की स्टेब्लिश कर लेते हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ मैन्युफैक्चर यूज नहीं होगा, यहाँ पे याद रखिएगा क्रिएटिंग कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। तो क्या होता है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। इज दैट क्लियर? मतलब कि कंटिन्यू हर ईयर उनको लाभांश मिलता रहे। कंपनी इस उद्देश्य से एक फंड की स्थापना कर लेती है, फंड बना लेती है, उसे ही क्या कहा जाता है? लाभांश समानीकरण कोष कहते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। याद रखिएगा, प्रोविजन और रिजर्व में बहुत बार पूछा गया है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए। राइट द अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। राइट द डिफरेंस बिटवीन इनकम रेवेन्यू एंड कैपिटल रेवेन्यू। ये 11th का चैप्टर जरूर है, 11th का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इस साल ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। याद रखिएगा, इनकम रेवेन्यू और कैपिटल रेवेन्यू याद रखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर से बता दें, व्हाट डू यू मीन बाय सीक्रेट लोन, मतलब सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड का मतलब होता है सुरक्षित ऋण। What do you mean by unsecured loan? Next question, what is the current liabilities? चालू दायित्व क्या होते हैं? What is the contingent liability? आकस्मिक दायित्व क्या होते हैं? What is the fixed assets? अस्थायी संपत्ति क्या होते हैं? What is the intangible assets? अदृश्य संपत्तियां क्या होती हैं? मैंने पहले ही बताया, याद रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। That assets we can't touch, we can't see, we can't appear or with we never the रिपेयर, उसको हम कभी भी क्या कर सकते हैं? रिपेयर नहीं करा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट रिजर्व? मतलब गुप्त संचय किसे कहते हैं या गुप्त संचय का क्या आशय होता है?
एंड हाउ टू क्रिएटिंग इट्स, इसको हम कैसे बनाते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, लाभांश समानीकरण को किसे कहता है। प्रति ईयर लाभांश जो कंपनी देती है वर्करों को, या ये कह दे कि अपने पार्टनरों को, अपने साझेदारों को, तो उसको प्रति ईयर बरकरार बनाने रखने के लिए ये फंड की स्थापना कर लेती है, जिससे मान लो अगर लाभ नहीं हुआ तो उस फंड से लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, लाभांश दे देगी, उसे ही कहा जाता है इक्वलाइजेशन। ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन रिजर्व, राइट द अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स, फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन इनकम रेवेन्यू एंड कैपिटल रेवेन्यू। इज दैट क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। याद रखिएगा, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि जितना आप इसको बांटेंगे उतनी चीजें आपको इजी हो जाएंगी। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। दीजिए सर, रख दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आप इसको नोट करके, और हाँ, आप लोग इसी के अकॉर्डिंग आपको थ्योरी पढ़ना है। अब इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? भटकने की कोई जरूरत नहीं, इससे बाहर आएगा भी नहीं। अब जब जितनी ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको 100% क्या होगा, चीजें मिलेंगी। यही सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोर्ड जितना साफ रहेगा उतना ही अच्छा दिखेगा। ये थोड़ा सा इसको साफ कर दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर उठाते हैं। इस चैप्टर में जितने भी थ्योरी हैं वो मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा नहीं है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर का 8 नाम है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट है, इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा, डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, राइट द मीनिंग एंड definition of depreciation account. Write the meaning and definition of depreciation account. नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द characteristic or elements of depreciation? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द कॉज, ठीक है, ऑफ डिप्रीसिएशन। याद रखिए व्हाट इज द केस ऑफ डिप्रीसिएशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द, याद रखिए व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ providing depreciation, यहाँ पे और लिख लीजिए। और का मतलब क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, और का मतलब अथवा होता है। फिर यहाँ पे लिखिए नीड माने आवश्यकता होती है, आवश्यकता, ठीक है, नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन। सेम ही यही क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब वही है कि व्हाट इज नीड फॉर चार्ज, यही बस क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर पॉइंट्स टू बी केप्ट, कुछ भी कर सकते हो, इन माइंड डिटरमाइनिंग द डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम कर रहे हैं। देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन, मैं बोलता ही जा रहा हूँ, जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं आप लोग लिख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन डिप्रिसिएशन कामा, एक होता है एंड फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं कि हाउ मेनी मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन के कितने मेथड होते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसको देख लिया जाए। जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं याद रखिएगा, इससे बाहर बेटा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप घबराइएगा नहीं, बस इसी को कॉपी करिएगा। मैं क्योंकि सबसे अच्छी बात है आप लोगों के लिए बेटा कि मैं लेसन बाय लेसन, मैं टॉपिक बाय टॉपिक, लेसन बाय लेसन मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कि इस लेसन से केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा थ्योरिटिकल बेस कोई आएगा ही नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन डिप्रिसिएशन क्या आएगा, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। हरास का मतलब क्या होता है, हरास किसे कहते हैं, उसका परिभाषा दीजिए। व्हाट इज द
करेक्टरिस्टिक और एलिमेंट्स ऑफ डिप्रिसिएशन। याद रखिए क्या पूछा, व्हाट इज द करेक्टर, विशेषताएं क्या होती हैं और इसके तत्व क्या होते हैं, किसके, डिप्रिसिएशन के। व्हाट इज द कॉज, कारण क्या होते हैं डिप्रिसिएशन के, मतलब जो डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब किसी अस्थायी संपत्ति के मूल्य में क्या हो, कमी हो। when the any fixed assets will be decreased the value, जब हो जाएगा उसके मूल्य में कमी हो जाएगी, इट्स कॉल्ड डिप्रिसिएशन, उसे डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अब कमी होगी कैसे, वही कारण पूछ रहा है, टूट फूट के कारण हो सकता है, कंटिन्यू चलती रहेगी इस कारण हो सकता है कि जो उसको कोऑर्डिनेट कर रहा हो, जो डायरेक्टर कर रहा हो, जो चला रहा होता है वो अनप्रैक्टेड हो, और ये सारी चीजें हो सकती हैं। आप किताब में पढ़ दीजिएगा, क्वेश्चन हम बता देते रहे हैं और सारी चीजें हम लेके आएंगे। क्वेश्चन अभी हम बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के कारण क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन जो हम काटते हैं, जो हम डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, जो डिप्रिसिएशन लगाते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। फिर नीड फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, उसकी आवश्यकता क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑब्जेक्ट उद्देश्य है, नीड माने आवश्यकता हो गई, ठीक है, याद रखना। ऑब्जेक्ट माने उद्देश्य होता है, नीड माने आवश्यकता, उसकी आवश्यकता क्या होती है, क्यों होती है डिप्रिसिएशन लगाने की, या फिर ये सकते हैं कि उसके उद्देश्य क्या होता है, चीजें वही है। आगे देखिए, व्हाट आर पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड डिटरमाइन द डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन लगाते समय कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे एसेट्स का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एसेट्स का परचेज ईयर क्या है, इस रेट क्या है, कौन सा मेथड है, दीज आर ऑल थिंग्स व्हेन यू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन विल बी कीप्ट योर माइंड, आपको ये अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। यही चीजें इसमें पूछ रहा है। आगे देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलेंस एंड फ्लक्चुएशंस, याद रखिएगा इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का कितने मेथड होते हैं, जो डिप्रिसिएशन हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, जो हम डिप्रिसिएशन निकालते हैं उसके कितने मेथड होते हैं, इस चैप्टर में उसकी बात की जाएगी। याद रखिएगा, लेसन 8 नंबर में हम लोग पहुंचे हैं, कौन सा डिप्रिसिएशन अकाउंट है, डिप्रिसिएशन अकाउंट में इतने चैप्टर, इतने आपके क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन बन ही रहे हैं। पहले कौन सा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ depreciation, what is the character or elements of depreciation, what is the causes of depreciation, what is the object of providing depreciation, next नीड फॉर व्हाट इज, हाँ वही चीज है, इसी में सेकंड क्वेश्चन कैसे पुट अप किया जा सकता है बेटा, नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर पॉइंट, याद रखना, व्हाट आर पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड डिटरमाइन द डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन लगाते समय कौन कौन सी बातें आपके ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलेशंस, फ्लक्चुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूले, और साथ ही बगल में बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपडेट करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसको पार्ट बाय पार्ट देखिएगा, चीजें तभी समझ में आएगी। जल्दी से इसका नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हमको ये बताना है कि कितने मेथड होते हैं। देखिए, सबसे पहले कितने मेथड होते हैं, सबसे पहले कौन सा मेथड होता है,
वन फिक्स्ड मेथड, कौन सा मेथड होता है बेटा? फिक्स्ड मेथड। इसको स्ट्रेट, याद रखना क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। दोनों मिला के इसको स्थायी या सरल ह्रास विधि। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिमिनिशिंग याद रखिए, डिमिनिशिंग मेथड या फिर बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, बैलेंस मेथड है। इसको ये करिए, इसको एक और नाम से जाना जाता है, रिटर्न ऑफ। किस मेथड से? रिटर्न, रिटर्न डाउन। अभी बता देंगे क्यों होता है। जब क्रमागत ह्रास विधि, इसे बोलते हैं बेटा क्रमागत ह्रास विधि। नेक्स्ट क्या होता है? एन्युटी डिप्रिसिएशन, एन्युटी डेप्रिसिएशन। एन्युटी मतलब क्या होता है? वार्षिक ह्रास विधि। नेक्स्ट क्या होता है? इसे बोलते हैं ह्रास कोष विधि। या पद्धति वही होती है, याद रखिएगा, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मूल्यांकन बोलते हैं, मूल्यांकन। ठीक है, इंश्योरेंस। नेक्स्ट, मेथड, बीमा पॉलिसी विधि। इतने इंपॉर्टेंट है बेटा, हमने इतने लिख दिया। बहुत होते हैं लेकिन, और जो पूछे जाएंगे इसी से ही पूछे जाते हैं। याद रखिए, जो इसका जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन तो 100% आना है। नाइन्टी % इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या इसके, और जो मेथड यही क्वेश्चन था लास्ट वाला, कि हाउ मेनी मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के कितने मेथड होते हैं? तो देखिए कितने मेथड होते हैं बेटा,
बहुत होते हैं, लेकिन जो मेनली होते हैं वो 6 ही होते हैं। देखिए जैसे फिक्स्ड मेथड, इसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम जब डिप्रिसिएशन काटते हैं तो जो एक बार निकाल लेते हैं प्रत्येक ईयर, वही डिप्रिसिएशन हम काटते चले जाते हैं। या यूं कहें कि डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो एक ही रहता है, वो किसी भी ईयर बदलता नहीं। इसी कारण इसको फिक्स्ड मतलब स्थिर रहता है, इसी कारण इसको फिक्स्ड मेथड बोलते हैं। स्ट्रेट मतलब सीधा जो है बस वही रहेगा, बिल्कुल फेर बदल उसमें नहीं होगा। एक बार जो हम डिप्रिसिएशन अमाउंट निकाल लिए, हर प्रत्येक ईयर उसी से ही हम घटाते हुए चले जाएंगे। और याद रखना इसके अकॉर्डिंग कभी भी जो फिक्स रेट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या मेथड होता है? डिफिनेसिंग मेथड होता है। इसे रिटर्न डाउन मेथड ही बोलता है। रिटर्न डाउन का मतलब डाउन माने नीचे, जैसे जैसे संपत्ति, जैसे जैसे एसेट्स की वैल्यू कम होती जाएगी हम उस पर डिप्रिसिएशन निकालेंगे। जैसे पहले ईयर निकाले हम 1000 रुपए का 10% तो कितना हुआ? 100 रुपए। अब जब 100 रुपए हो गया तो 100 रुपए माइनस करेंगे तो कितना? 900 के एसेट्स हो गई। फिर 900 को फिर सेकेंड ईयर निकालेंगे 10%, 90 रुपए। तो मतलब जैसे जैसे एसेट्स की वैल्यू कम होगी बेटा, वैसे वैसे हमारी अमाउंट भी क्या होगी? डिप्रिसिएशन अमाउंट भी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यू प्रत्येक ईयर हम निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड में क्या होता है कि हम एक साल निकाल लिए, बस वही हम हर साल घटाते हुए चले आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका जब क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। बस अभी ये समझ लीजिए, ये लिखने के लिए आता है, थ्योरिकल बेस है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फिक्स्ड में क्या होता है और डिमिनिशिंग में क्या होता है हमने बता दिया। फिक्स्ड मतलब क्या होता है कि प्रत्येक ईयर एक ही डिप्रिसिएशन अमाउंट होती है, उसमें घटती उठती नहीं है। हर संपत्ति में से हर ईयर हम वही भी घटाते चले जाते हैं। जैसे समझिए, देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए फिक्स्ड एसेट्स हो गया, ये फिक्स्ड हो गया, ये डिमिनिशिंग हो गया। क्या होगा? देखिए इधर, जैसे मान लीजिए 1000 रुपए के आपकी एसेट्स, इसके भी है इसके भी है, इसका भी 10% काटना है और इसका भी आपको 10% काटना है। इसका काटेंगे 10% काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 100 रुपए आएगा, इसका भी 100 रुपए आएगा। अब 3 साल को बनाना है। अब यही 3 साल आपका यही रखते हुए चले जाएंगे, लेकिन ये 3 साल नहीं रखेंगे। जैसे आप इसमें से घटाते हुए फिर चले जाए, जैसे इसमें से घटाएंगे तो 900 आएगा। दूसरे साल की एसेट्स कितनी हो गई? 900 की। यहाँ भी दूसरे साल की एसेट कितनी है? 900 की। अब इस पे आपको नहीं काटना है डिप्रिसिएशन अमाउंट, केवल जो आप पहले फिक्स्ड में क्या होता है कि जो एक बार काट लिए केवल वही आया, बस इसमें से डिप्रिसिएशन 100 रुपए माइनस करना है। लेकिन डिमिनिशिंग में क्या होता है कि फिर आपको 900 का फिर आपका 10% निकालना है। अब फिक्स्ड में क्या होता है, जो एक बार निकाल लिए वही घटाते हुए चले आए। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, एन्युटी डेप्रिसिएशन मेथड, वार्षिक ह्रास विधि क्या होती है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, ह्रास कोष विधि क्या होती है, एंड रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन मेथड, मूल्यांकन विधि क्या होती है, और इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड ये क्या होती है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि क्वेश्चन इसी से आते हैं, 100% क्या होते हैं क्वेश्चन इसी से आते हैं। इस ईयर इससे क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब एन्युटी डिप्रिसिएशन मेथड से प्रेजेंट ईयर में क्वेश्चन, यानी जो अभी पेपर बच्चे दिए हैं उस पेपर में यह क्वेश्चन आया हुआ था वार्षिक ह्रास विधि से। लेकिन 100% ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 90% फिक्स्ड और डिमिनिशिंग ये बोथ करके आता है, कंबाइन करके क्वेश्चन आता है, कम्बो का क्वेश्चन रहते हैं कि 4 साल के दे दिया तो 2 साल का कह देगा फिक्स्ड मेथड से चलिए, फिर 2 साल में क्या करेगा? डिमिनिशिंग करिए। या ऐसा कर सकता है कि 2 साल डिमिनिशिंग करिए फिर 2 साल फिक्स्ड करिए, लेकिन वो कम बाई कम ही पूछता है, याद रखिएगा। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका हम सब क्वेश्चन भी बताएंगे, आपको याद रखना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम क्वेश्चन भी बताएंगे। बहुत अच्छा चीज, बहुत बढ़िया समझ में आएगी, आप इसको नोट करते चले जाइए, क्योंकि बेटा हम इसको थ्योरिकल बता रहे हैं, जो थ्योरी आएंगे हम उसको हम फिनिश कर दे रहे हैं। इसके बाद जैसी चीजें न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन हम पहले ही बताए हैं कि ये क्वेश्चन असम, यूपी बोर्ड, आईसीएसई सीबीएसई का हम बहुत जल्दी क्लासेस अपलोड करेंगे, आप घबराइएगा नहीं। लेकिन यूपी बोर्ड का बहुत जल्दी मैं बता रहा हूँ, एसएम शुक्ला इंग्लिश मीडियम, एसएम शुक्ला और हिंदी मीडियम, आप उससे भी पढ़िए, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है। इसकी जल्दी से कॉपी करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। बस हाँ, एक चीज आपको करना है कि जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं बस उससे आपको भी क्या करना है, नोटेट करते
चले जाना है। ऐसा नहीं करना है कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग नोट वोट मत करिए, एक नोटबुक बनाइए। अब इससे अच्छा तो इससे सरल तो हमको लगता है कि कहीं नहीं मिलेगा। हर एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके थ्योरिकल में, ये भी सारी चीजें हम क्लेरिफिकेशन कर दे रहे हैं बेटा। तो अब इतना सरल अब आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम क्लास बाय क्लास की तरह पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको प्रूव भी करना है तो हम पहले ही बताए हैं कि आप 40-50 रुपए का आता है, आप सॉल्व पेपर देख लीजिए और फिर बताइए कमेंट करके कि हाँ सर नहीं आया है। 100% आएगा बेटा। अगर आप लॉस हुए तो फिर ये हमारी नहीं आपकी गारंटी है, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, वो नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कौन सा है आपका? अभी हम क्या बताए हैं? अभी आपका डिप्रिसिएशन बताए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट जो चैप्टर है बेटा वो आपका 9th है। इसे बोलते हैं विनियोग, लास्ट है। इसको देख लीजिए, फिर जो 3 चैप्टर और बचेंगे वो हम कल अपडेट करेंगे। देख लीजिए इसका कितने क्वेश्चन पुट हो जाता है। विनियोग क्या होता है? सबसे पहले बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इससे भी चैप्टर आते हैं। पहला क्या थ्योरिकल क्वेश्चन होगा? राइट द मीनिंग, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन। याद रखिए क्या आ जाएगा? राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पहला क्वेश्चन। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितना बता रहा हूं। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर 2 है कि हाउ मेनी पार्ट, पार्ट बोले तो भाग होता है, ठीक है। हाउ मेनी पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने होते हैं? 2 होते हैं। इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट होते हैं। किसके? साइट ऑफ प्रॉफिट, किसके दृष्टि से? लाभ के दृष्टि से। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या होता है? डिविडेंड इन्वेस्टमेंट। अभी हम लिखने के बाद इसको समझाएंगे, बिल्कुल आप घबराइए नहीं। नेक्स्ट देखिए आगे क्या होता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ इन्वेस्ट, कितने? याद रखिए टाइप माने प्रकार, पार्ट माने भाग। जैसे सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस के पार्ट कहें तो 2, अगर टाइप कहेंगे तो कई होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट 2 होते हैं। क्या होता है? एक फिक्स्ड होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक अस्थायी विनियोग होता है। हिंदी वालों को भी हम लिख दे रहे हैं। एक होता है करेंट इन्वेस्टमेंट, जिसे बोलते हैं अस्थायी विनियोग। ओके गाइज, यू विल बी केयरफुल। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द
या ये कहें कि राइट द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज प्रतिभूतियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, अब याद रखिएगा, हम इसको आपको बता देंगे, इसके बाद हम लास्ट में आपको बताएंगे। इसी में आएगा व्हाट इज द कम इंटरेस्ट सेल कर दीजिए, सेल्स और परचेज। किसका? ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब प्रतिभूतियां। कम इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? ब्याज सहित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, या ये कहें कि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जो होता है वो ब्याज सहित क्रय विक्रय क्या होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसी का उल्टा, कि व्हाट इज द, क्या होगा? एक्स इंटरेस्ट, सेम टू सेम वही होना है, अब इसमें कुछ नहीं लिखना हमको। ठीक है, मतलब एक्स, याद रखिए ब्याज सहित होता है वही ब्याज रहित। यूं कहें कि ब्याज सहित विनियोगों का क्रय विक्रय क्या होता है, या ब्याज रहित विनियोगों का क्रय विक्रय क्या होता है। चलिए देख लीजिए। अभी इसका जो एक और देखिए इसमें नेक्स्ट, व्हाट इज द कम डिविडेंड सेल्स और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी का जो कम है यहीं पे हम सारी चीजें सेम होंगी। ठीक है, बस इसी पे एक्स डिविडेंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले समझा दें कि इन्वेस्टमेंट से अभी एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां से राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब विनियोग का मतलब क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट साइड प्रॉफिट, लाभ की दृष्टि से कितने भाग होते हैं किसके? इन्वेस्टमेंट के। तो दो होते हैं, एक इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एक डिविडेंड इन्वेस्टमेंट होता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब कहीं भी पैसा हम इन्वेस्ट किए लगाएं और वहां से हमको इंटरेस्ट का उद्देश्य हो, पर्पज हो कि हमको प्रति ईयर हमको इतना ब्याज मिलेगा, तो वो जो साइट होता है वो इंटरेस्ट होता है। डिविडेंड का मतलब कि जब हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए वहां से हमको लाभ मिले, क्या मिले बेटा? लाभ मिले, तो उस केसेस को क्या बोलते हैं? डिविडेंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट माने ब्याज होता है, डिविडेंड मतलब लाभ होता है। जैसे हम पैसा कंपनी में लगा दिए, हम शेयर होल्डर बन गए, तो वहां पे लाभांश मिलेगा। हम पैसा कंपनी को दे दिए हैं लोन के रूप में, तो वहां पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये चीजें होती हैं। अगर हम शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो हमको डिविडेंड मिलेगा, अगर हम वहां के क्रेडिटर बने रहेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो पर्पज होता है आपके ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के दो प्रकार होते हैं। कौन से? एक अस्थाई विनियोग होता है, एक अस्थाई, मतलब एक फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, करंट इन्वेस्टमेंट होता है। फिक्स मतलब क्या होता है बेटा कि एक लंबे समय तक हम अस्थायी रूप से उसको फिक्स्ड कर दिए। करंट मतलब क्या होता है कि एक साल तक यहाँ किए, इतना प्रॉफिट हो गया, फिर अगले साल ऐसे हो सकता है। ठीक है, या ये कहें कि जो फिक्स नहीं होता वही करंट होता है।
राइट द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, मतलब प्रतिभूति किसे कहा जाता है। ठीक है, प्रतिभूतियां किसे कहती हैं, आपको पता ही है। राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जनता से क्या कर लेती है, कुछ लोन ले लेती है, और उसके बदले में जनता को शेयर प्रोवाइड कर सकती है, डिवेंचर प्रोवाइड कर सकती है, सिक्योरिटीज जैसे क्या कहते हैं, बॉन्ड्स, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं, सिक्योरिटीज कहा जाता है। आप पढ़िएगा, हमें बता दे रहे हैं। व्हाट इज द कम इंटरेस्ट, याद रखिए जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दो ही ढंग से क्रय विक्रय होता है, या कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ब्याज सहित की, जब हम किसी को इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, याद रखिए क्या हो रही है, जब हम किसी को विनियोग दे रहे हैं, अपना जो इन्वेस्टमेंट की हम बेच रहे हैं, तो जब बेचते समय उस पर जो ब्याज मिल रहा है हम ले ना, बल्कि हम उसको भी उसको दे दें कि हाँ इस पे जो हमको ब्याज मिलेगा ये भी तुम खरीद लो, तो इसे ब्याज सहित कहा जाता है। और हम उसको बेचे तो लेकिन मिलने वाला जो ब्याज है वो मेरे पास हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स इंटरेस्ट बोलते हैं। बस इतनी एकदम सरल भाषा में मैं बता दिया, अब पढ़ोगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी और ज्यादा अच्छा आपको मिलेगा। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ब्याज सहित, मतलब बेचना तो है लेकिन ब्याज सहित, जो इस पर ब्याज मिल रहा है वो उससे हम अपना ब्याज जो मिलेगा हम ले लेंगे, और हम उसको जो ब्याज मिल रहा है उसको दे देंगे, भैया ऐसा है कि अब हमको उतना पैसा दे दीजिए इसी में जोड़ के, और इस पे जो ब्याज मिलेगा आप रखिएगा। या यूं कहें कि भैया ऐसा है कि अभी हमको ब्याज इसका मिलेगा तो आप इसका मूलधन हमको दे दीजिए इन्वेस्टमेंट का, जो ब्याज मिलेगा जैसे ही हमको मिल जाएगा फिर आप इसके उत्तरदायी हो जाइएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड, वही चीजें सेम है। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट से इससे बाहर थ्योरिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए एक जो लास्ट क्वेश्चन है इसका उसको हम बता दें, ठीक है, कि सिक्योरिटी कितने प्रकार के होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों के प्रकार, तो याद रखिएगा ये कितने होते हैं बेटा। सबसे पहले कौन सा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसी का, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेमी, क्या हो जाता है बेटा, सेमी। जो लास्ट होता है वो आपका क्या होता है, याद रखिएगा जो लास्ट होता है वो नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखिए पहला क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसे हम बोलते हैं केंद्रीय प्रतिभूतियां। याद है, ऐसी सिक्योरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के
द्वारा इशू की जाती है, निर्गमित की जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। याद रहे कि इस पे जो इंटरेस्ट है, आई मीन्स जो प्रॉफिट है, वो सबसे कम होगा देन अदर की अपेक्षा, लेकिन इसमें सिक्योरिटी सबसे क्या होगी, अधिक होगी। स्टेट गवर्नमेंट ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी प्रतिभूतियां जो राज्य सरकार के माध्यम से निर्मित होती है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार हो जाए, मध्य प्रदेश सरकार हो जाए, हाँ, तो सारी सारी चीजें होती हैं ये स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा इसमें प्रॉफिट तो अधिक होता है, क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इसमें अधिक मिलता है, प्रॉफिट अधिक होता है देन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के। लेकिन जहां अगर सिक्योरिटी की बात आ जाए, सुरक्षा की बात आ जाए, वो हमेशा क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से कम होगा। सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, याद रखिएगा इसे अर्ध सरकारी बोलते हैं। मतलब जो स्थानीय लोग गवर्नमेंट इशू करते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, महापालिका, उनके द्वारा जो सिक्योरिटी इशू होती है बेटा, उसे सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। इसमें तो बिल्कुल सुरक्षा नहीं होती है, याद रखिएगा इन सब से बहुत कम सुरक्षा होती है, लेकिन प्रॉफिट इन सभी से बहुत अधिक होता है। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब होता है कि ऐसी प्रतिभूतियां जो गवर्नमेंट न हो, जो व्यापार करने की दृष्टि से इशू की जाती हूँ, जैसे कंपनी द्वारा इशू कोई अंश या डिवेंचर, उसे क्या बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कोई दिक्कत इसमें, फिर से बोल देते हैं, हिंदी समझ लीजिए। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे केंद्रीय सरकार इशू करती है, इसी को कहीं के राज्य सरकार इशू करती है, ये स्थानीय करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया नगर पालिका, नगर परिषद, महापालिका। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी सिक्योरिटी जो गवर्नमेंटेड नहीं होती हैं, जो प्रॉफिट कमाने की दृष्टि से व्यापारिक संस्थाएं, कंपनियां वगैरह इशू करती हैं शेयर और डिवेंचर वगैरह, उसे ही क्या कहा जाता है, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके गाइज, ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना याद रखिएगा। आप इस सारे के सारे क्वेश्चन को जितना हमने बताया सबको आप नोट कर लीजिएगा, इतना विशेष रूप से आपसे कह रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आज कहाँ तक हमने अटैच किया, देखिए हमने किया इन्वेस्टमेंट 9th चैप्टर, अभी आपके केवल 3 ही चैप्टर बचे हैं। और 3 से कौन चैप्टर होते हैं, जैसे देखिए नॉन ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, आपका रेशियो एनालिसिस हो गया, और एक और है वो, हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग। इन तीनों को अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कर देंगे, तीनों की थ्योरी बता के डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल पर चलेंगे, वो भी एडमिशन से। ओके गाइज, हमारे चैनल को आप क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, ताकि जो जहां जैसे फ्रेंड्स हो इसको स्टडी करते रहें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जय हिंद।